हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो अब तक हम यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, सीए फाउंडेशन लॉ का। अब हम बात करेंगे उस चैप्टर से कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस क्लास में जो भी हम एमसीक्यूज कराएंगे दैट आर बीइंग बोरोड फ्रॉम आईसीआई स्टडी मैट सर, सो दैट कि आपको पता लग सके कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ऑन द फर्स्ट स्टेप जो आईसीआई स्टडी मैट में सभी क्वेश्चंस गिवन है, अब हम वो करेंगे। जब हम रिवीजन करेंगे तब जो क्वेश्चंस आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज में कवर हो गए तब वो कवर कर लेंगे सर। ठीक है, शुरू करते हैं सर, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू फॉर्मेट में बन सकते हैं और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो कैसे बन सकते हैं, उनको कैसे करना है सर। आगे मूव करते हैं सर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट सर। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ प्रॉमिस, इट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट अ लॉफुल प्रॉमिस सर। तो प्रॉमिस तो हो ही नहीं सकता सर, ठीक है ना, प्रॉमिस करना कुछ और चीज है सर। ये सब कुछ डिफाइन कहाँ पे है सर? इसके मैंने साथ में अकेले अकेले की एक्सप्लेनेशन साथ में ऐड की है, सो एज टू एक्सप्लेन यू फाइन कि व्हाई इज दैट ऑप्शन इज पर्टिकुलर आंसर सर। So, as per section 2H of the Indian Contract Act, an agreement enforced by the law is a contract, sir. Fine. ये सब कहाँ लिखा हुआ है? As per section 2 clause H, sir. तो हमने ऑलरेडी बात बहुत बार कर चुके हैं सर। कोई भी एग्रीमेंट जब वो लीगल हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जब तक वो लीगल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता सर। फाइन। उसके बाद क्या सर आप हमें ये भी बताओगे कि बाकी ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है? यस, हम ये भी बताएंगे आपको इस क्लास में कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है सर। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब तो कोई लायबिलिटी हुआ ना, तो बात किसकी कर रहा है वो? तो सिंपल क्वेश्चन था कि एग्रीमेंट जो लीगल है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सर। आगे मूव करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं सर? वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कानून की नजरों में निल हो जाए, उसको लॉ मान के नहीं चलता कि वो कुछ हुआ भी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ भी है सर। उसको हम मतलब वॉइड मांग के चलते हैं एज गुड एज फ्रॉम द स्टार्टिंग सर। फाइन, इट कुड बी वॉइड एब इनिशियो एज वेल सर। फाइन। उसको मान के चलते हैं कि वो है ही नहीं सर। तो क्या है, जो एग्रीमेंट होता है क्या वो वैलिड होता है सर? अरे नहीं सर, वैलिड नहीं होता सर। क्या वो इनफोर्सेबल होता है सर? क्या वो इनफोर्सेबल होता है सर? नहीं होता। क्या वो इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी होता है सर? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो फ्रॉम द वन पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नॉट द अदर पॉइंट ऑफ पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल बोलते हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम इन जूम आउट कर दें ना। विजिबल है ना बॉस? विजिबल है, यस। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ सर। क्या ये इनफोर्सेबल नहीं होता? यस, आंसर इज यस। वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं होते। कोर्ट उनको ये मान के चलते हैं कि जैसे एग्रीमेंट हुआ ही नहीं सर, क्योंकि वॉइड है सर। अब वॉइड क्यों होता है ऑलरेडी मैंने बहुत बार उसका कारण बता चुके हैं। आपने माइनर के साथ कर लिया, यू कैन नॉट डू एन एग्रीमेंट विद अ माइनर फॉर शेयरिंग ऑफ लॉसेस, इट इज वॉइड सर। आपके प्रॉमिस में कोई दिक्कत है, आपकी एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत है सर, आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज में दिक्कत है तो वॉइड करार हो जाएगा सर। ठीक है ना, आप कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट सही नहीं फ्रेम किए, ठीक है, तो वो वॉइड है सर। बेचने वाले को नहीं पता, खरीदने वाले को नहीं पता। जब वो लीगल अथॉरिटीज के पास गया तो वो रजिस्ट्री करने लगे, कह रहे कि नाम तो गलत लिखा हुआ है यार, तो वो रजिस्ट्री सही नहीं मानी जाएगी सर वो। फाइन। इट डजंट मैटर एट ऑल कि आपकी आप दोनों एग्रीड हो, बट इट कुड बी फ्रॉम द लीगल एंगल इट इज नॉट लाइक वैलिड एग्रीमेंट सर, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वॉइड सर। तो मैंने आपको डिटेल में कराया था क्लास में कि कौन कौन से रीजन होते हैं कि वॉइड हो सकता है सर। जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई वो जाके वहां पे क्लास लगा ले। सो आई हैव टोल्ड ऑल द रीजंस, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द रीजंस इन डिटेल सर। फाइन। अगर फिर भी कोई बच्चों को डाउट है, बच्चा कमेंट कर सकता है सर, यू कैन डू अ कमेंट सर, वी विल रिप्लाई यू फॉर श्योर सर। फाइन। उसके बाद सर नेक्स्ट, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन, कहां पे लिखा हुआ बेटा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज जी, क्लॉज जी बेटा। A void agreement is an agreement which is not enforceable by the law. It creates no legal rights and obligations, sir. So next, sir, an agreement which is enforceable by the law at the option of one or more parties thereon, but not at the option of the other parties.
सर जो एग्रीमेंट सिर्फ एक बंदे एक पार्टी के बिहाफ पे या एक से ज्यादा बंदे के पार्टी के बिहाफ से इन्फोर्सेबल हो पर दूसरे के बिहाफ पे वो इन्फोर्सेबल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं उसको वाइडेबल। अभी बात करके हटे उसको क्या बोलते हैं हम वाइडेबल सर। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने ये भी बात बताई थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कोर्जन यूज करके धक्के से गन पॉइंट पे कुछ एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट था करोड़ वाला सर, कुछ सेल परचेज करनी थी, उसकी वैल्यू थी आर्टिकल की करोड़ रुपए सर, उसने कर दिया 1000 रुपए में सर बिकॉज ऑफ गन पॉइंट सर। सो इसको क्या मान के चलेंगे, वॉइडेबल। गलत सर, वॉइडेबल तभी मान के चलेंगे जब सामने वाली पार्टी प्रोटेस्ट करे सर। अनलेस एंड until it is being protested by the another party, it is not voidable, it is valid सर। याद है कि नहीं याद? याद है कि नहीं याद? नहीं याद, भूल गए बॉस? सर दिखाओ, याद कराओ सर, अभी याद करवाता हूँ सर, वेट करो सर। वॉइडेबल बताओ कहाँ है? वॉइडेबल की डेफिनेशन देखो बेटा, निकालो, शाबाश। याद है कि नहीं याद आपको? आपको याद है कि नहीं याद? सर याद है। अरे याद है तो फिर बोले क्यों नहीं सर? हम तो बोल रहे थे। अरे ये देखो ना, वॉइडेबल। टू पार्टीज form finds essential elements, capacity of partner, section 10, conclusion, types of contract, valid, void। ये आ गया voidable सर, ये क्या आ गया? voidable। ठीक है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जो voidable एग्रीमेंट होता है ना, it remains valid until the aggrieved party chooses to rescind it due to the lack of free consent। सामने वाला बंदा प्रेस ना करे तो भाई वो वैलिड है सर। अगर कोई पार्टी कह रही है कि मेरे साथ धक्का हुआ है तो जाके कानून में बताना भाई, ऐसे कैसे मान लेंगे धक्का हुआ है? तो कोई प्रोटेस्ट तो कर, कोई केस फाइल तो कर, कोई अपील तो कर, कुछ तो करना। ठीक है ना? नहीं तो कानून को कोई दिक्कत नहीं है करोड़ वाली चीज 1000 में बिक जाए, कानून मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं जाता है सर। मिस्टर ए कोई आर्टिकल 100 रुपीज का 5 रुपए में बेचना चाहता है मिस्टर बी को, दोनों राजी हैं, कानून को कोई दिक्कत नहीं है। आपको काउंटिंग के बिहाफ से 95 का लॉस हो रहा है, वो जाकर अपना काउंटिंग में लॉस बुक करो, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है इस पे सर। अगर मार्क अपना भाग मिल्खा बाग के लिए मिल्खा सिंह ने 1 रुपए रॉयल्टी ली है तो कानून को कोई दिक्कत नहीं है, बस कानून को ऐसा भी कंसिडरेशन होनी चाहिए। वो कंसिडरेशन जायज है कि नहीं जायज वो कानून टिप्पणी नहीं करता उस चीज पे सर। मेरी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फाइन। तो वो जो कंसिडरेशन है वो मतलब कि उतनी है जितनी होनी चाहिए, तो कानून का कोई मैटर नहीं है सर, ये अकाउंट्स का मैटर है बेटा। वो अकाउंट्स ने देखना है कि वो 95 रुपीज का लॉस हुआ है सर, कानून को कोई दिक्कत नहीं है सर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? आपको मेरी बात समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई? सो थोड़ी देर तक बेटा, उसके बाद मेरे कहने का मतलब क्या है सर? मेरे कहने का मतलब क्या है, वो तब तक वैलिड रहेगा सर जब तक सामने वाले पार्टी जिससे धक्का हुआ है वो कुछ बोले ना सर। अगर जिसके साथ धक्का हुआ वो कुछ बोलने को राजी नहीं है तो लॉ को क्या दिक्कत है भाई? तो लॉ तो कहेगा भाई ये वैलिड है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो तभी होता है जब when you chooses to speak something against injustice, you are not saying anything, then it is valid। कानून को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही भाई? मेरी बात समझ आ रही बेटा, नहीं समझ आ रही? आगे मूव करें। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2, बेटा मेरे साथ साथ बोलो शाबाश। डेफिनेशन कहां लिखी हुई वॉइडेबल की? सेक्शन 2 आई बोल दो, क्लॉज आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज। है ना, एक पार्टी तो राजी है, उसको तो 100 वाली चीज 5 में मिल गई सर। सर when the consent of party is not free then the contract is, वही सेम चीज। अगर कॉन्ट्रैक्ट ने धक्के से ली गई हो कंसेंट, उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल सर। आपके जो स्टडी मैट में जो एमसीक्यूज हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं की हुई, तो मैंने साइड पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल में ऐड कर दी सर। ठीक है, कईयों की डिटेल में, कईयों की अगर छोटी चल सकती है तो छोटी करते सर। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। ये तो बात करके हटे हम सर, ये तो बात करके हटे हैं सर हम। फाइन। सो क्या आंसर इज वॉइडेबल सर। Fine. So when the consent is caused by the coercion, undue influence, fraud,
misrepresentation or mistake, the contract is voidable at the option of one party whose consent was not free. तो उस पार्टी के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट voidable कहलाएगा। फाइन, किस पार्टी के बिहाफ पे? जिसकी कंसेंट धक्के से ली गई है, जिसकी कंसेंट धक्के से ली गई है। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एंड ऑल दीज मैटर्स आर बीइंग कवर्ड अंडर विच सेक्शंस? सेक्शन 14 टू 19, सेक्शन 14 से लेकर 19 तक इसी चीज को कवर किया गया है सर। फाइन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ठीक है, ये सब चीजें कवर है सर। सर मुझे ये बताओ, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स, इन केस ऑफ illegal agreements, the collateral agreements are valid, voidable, none of this। अगर illegal agreement करोगे तो जो collateral agreements वो क्या होंगे सर? क्या वैलिड होते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। उसको क्या बोलते हैं? void सर। सर समझाओ इसको कैसे? सर फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से समझना। सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि मिस्टर ए ने बी के साथ कुछ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उससे कुछ नशा परचेज करेगा, इलीगल सर। ठीक है, कुछ भी नशा परचेज करेगा, इलीगल सर। ठीक है, और ए पेमेंट देगा उसको 10 लाख रुपए। ए कितनी पेमेंट देगा? 10 लाख। अब ए के पास पैसे नहीं थे, अब ए के पास पैसे नहीं थे सर। उसने स्मगलिंग करनी थी, उसने नशा परचेज करना था, उसने ट्रैफिकिंग करनी थी सर, उसने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करवाने थे, अरे व्हाट एवर द केस में भी, उसने ए के ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ ए नीड्स रुपीज 10 लाख रुपए, नाउ ए नीड्स रुपीज 10 लाख रुपए सर। अब हुआ क्या बेटा, ए ने 10 लाख रुपए उसको चाहिए थे, उसने मिस्टर सी से 10 लाख रुपए उधार ले लिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट। उसने 8% ब्याज पे पैसा ले लिया सर। नाउ अगर आप कोई एग्रीमेंट करोगे, अगर वो इलीगल कैटेगरी का हुआ, फॉर एग्जांपल ए विद बी सर, अगर उसके साथ कोई कोलेटरल एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा सर। वो भी इन्फोर्सेबल नहीं है। वॉइड मींस इन्फोर्सेबल नहीं है, वॉइड मींस इन्फोर्सेबल नहीं। वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फोर्सेबल। क्या मतलब होता है? इन्फोर्सेबल सर। कि इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, इन्फोर्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है सर। वॉइड का मतलब होता है आई मीन टू से नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल सर। वॉइड मींस जीरो हो गया, नील हो गया सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? ठीक है ना, तो इसका जो एग्रीमेंट है ना बेटा, ये भी वॉइड माना जाएगा सर। कल को मिस्टर सी से वो पैसा ले जाए और मिस्टर सी का पैसा लौटाए ना, तो मिस्टर सी उसको डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट, उसको पता था कि मिस्टर ए ने ये पैसा इलीगल पर्पस के लिए यूज करना है सर, पर मिस्टर सी चला गया कोर्ट में, कह रहा सर मेरे तो पैसे दिलाओ ना, मैंने तो पैसे उधार दिए, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है। भाई नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, उसके साथ का कोई कोलेटरल एग्रीमेंट है सर, वो भी वॉइड माना जाता है सर। मिस्टर सी को पता था कि वो पैसा गलत यूज होना है, डिस्पाइट उसने पैसा दिया, उसने पैसा दिया सर। ठीक है, तो वो कल को जाकर कोर्ट में जस्टिस क्लेम नहीं कर सकता, वो ये बात नहीं कह सकता कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिला सर ब्याज पे, मुझे मेरा पैसा वापस नहीं हुआ। ही कैन नॉट क्लेम द जस्टिस मिस्टर सी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसको कानून क्या मान के चलेगा? वॉइड मान के चलेगा। वॉइड मींस जीरो, निल, कोई इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है उसकी बॉस। कानून के लिए वो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है एज इट इज। सर क्या मिस्टर बी को सजा होगी? अरे होगी, इलीगल केस में सजा होती है सर, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है सर, डिपेंडिंग अपॉन द केस। फाइन, उसके बाद सर क्या ये भी इलीगल है? डिपेंड करता है ना। अब संजय दत्त ने कह रहे, संजय दत्त 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाए, बट जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जो टेररिस्ट ने वेपन्स थे, उनको कहां पे होल्ड किया? संजय दत्त के घर पे, एक दिन पहले सर। वही वेपन्स, हथियार, बॉम्ब ब्लास्ट यूज हुए टू डिस्ट्रॉय द मुंबई सर। क्या संजय दत्त गिल्टी माना गया? आंसर इज यस। क्या संजय दत्त को सजा हुई? आंसर इज यस। तो डिपेंड करता है कि अगर किसी का हाथ ऐसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी में होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको सजा होगी सर, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सर, एज पर जो भी केस होगा सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब मैं एक लाइन में तो नहीं बोल पाऊंगा भी कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केसेस टू केसेस।
ठीक है जी। कल को संडे तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने नहीं करवाया बॉम्ब ब्लास्ट। अरे भाई ठीक है, तूने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाई, पर तूने वो जो टेररिस्ट थे उनका सारा हथियार तूने अपने घर में स्टोर करके रखा, या कम हथियार जो भी है, एक दो वेपन, आई डोंट नो द क्वांटिटी सर, जो भी है, यू वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग दोज इडियट्स। ठीक है ना, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे कि आपको उस समय इतनी समझ नहीं थी या जो भी, तो लॉ को माना, लॉ ने आपको गिल्टी माना, लॉ ने आपको पनिश कर दिया, दैट्स इट। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड अंडर सेक्शन 23। ठीक है, सो नॉट ओनली द मेन एग्रीमेंट, ठीक है, बट ऑल द कोलेटरल एग्रीमेंट्स कनेक्टेड टू इट आर आल्सो वॉइड सर। जो भी कोलेटरल एग्रीमेंट्स होंगे वो भी क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर, ऑफर में लैप्स, एन ऑफर में लैप्स बाय, एन ऑफर में लैप्स बाय रेवोकेशन। यस, अगर मैंने ऑफर दिया और मैंने कैंसिल कर दिया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। मैंने ऑफर दिया कि मैं आपको 100 रुपए की चीज बेचने जाता हूँ, सामने वाला बंदा कहता है कि 80 में देनी है, उसे मेरा ऑफर काट के अपना ऑफर रख दिया सर, तो मेरे वाला ऑफर तो लैप्स हो गया ना, काउंटर खत्म हो गया ना सर। ठीक है ना। तीसरा, रिजेक्शन बाय द ऑफर सर, मैंने ऑफर दिया, सामने वाले बंदे ने रिजेक्ट कर दिया सर, तो मेरा ऑफर तो रेवोकेट हो गया ना सर। तो तीनों केसेस में क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। दैट मींस ऑल ऑफ दिस, दैट मींस all of these sir. So offer lapse by the revocation, counter offer, rejection, lapse of time, मेरा ऑफर 3 महीने के लिए था, 3 दिन के लिए था, 3 घंटे के लिए था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया सर, तो ऑफर खत्म सर। फाइन। उसके बाद डेथ। ठीक है ना, जिस बंदे ने ऑफर दिया था वो बंदा ही चला गया, तो बंदा ही चला गया तो ऑफर भी गया सर। ठीक है। इंसैनिटी ऑफ पार्टीज, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया था, मिस्टर बी की डेथ हो गई सर, तो ऑफर तो मिस्टर बी के लिए था ना, तो वो बंदा ही नहीं रहा, तो ऑफर भी खत्म सर। इंसैनिटी ऑफ पार्टीज, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, अगले दिन उन दोनों में से एक इंसेन हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ऑफर खत्म सर, ऑफर खत्म सर। फाइन। उसके बाद कह रहे प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अगर मैंने प्रपोजल दिया कि भाई मैं आपको इनोवा क्रिस्टा कार 25 लाख की, फलाना मॉडल, फलाना कलर, फलाना वेरिएंट, इतने 25 लाख में बेचना चाहता हूं सर, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? सामने वाला बंदा कहता ठीक है यार, मैं तेरी कार लेने के लिए तैयार हूँ, 25 लाख, फलाना मॉडल, फलानी वेरिएंट सर। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो अब मुझे वो कार देनी पड़ेगी, अब वो प्रपोजल नहीं रहा मेरा, अब वो ऑफर नहीं है, अब वो प्रॉमिस बन गया सर। सो आई हैव टू डिलीवर अ कार एंड विल टेक 25 लाख रुपीज फ्रॉम हिम सर, जो भी एग्रीमेंट है सर। फाइन। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट सर, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट सर। ठीक है ना, तो ऑफर प्रपोजल जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा सर। ठीक है ना, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता सर। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ प्रॉमिस बन गया, एग्रीमेंट हो गया। अब डिपेंड करता है कि वो लीगल है कि इलीगल है। अगर तो लीगल हो तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अगर नहीं हो तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा सिर्फ सर। ठीक है ना, एक बंदा नशा बेचने के लिए राजी है, दूसरा बंदा खरीदने के लिए राजी है, तो वो एग्रीमेंट तो है पर वो इलीगल है, तो वो अलाउड नहीं है सर, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते सर। तो रजामंदी तो दोनों में है सर। फाइन। सो एज पर सेक्शन 2B, a proposal when it becomes separate becomes a promise, it becomes a promise। उसके बाद it becomes a contract only when it is enforceable by law। मैं वही तो बोल रहा हूँ बारी बार, it becomes a contract only and only when it is enforceable by law सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद if A says to B, I offer to sell my house to you for rupees 40 lakh rupees, and B accepts the offer by saying clearly I accept your offer, it is an सर, एक बंदे ने क्लियरली कहा कि मैं तुम्हें अपना घर, ये वाला घर 40 लाख में बेचना चाहता हूँ, सामने वाले बंदे ने क्लियरली एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ मैं 40 लाख में ये घर लेने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ ये कौन सा ऑफर था? क्या इंप्लाइड ऑफर था? नहीं। तो कौन सा ऑफर है बेटा? ये एक्सप्रेस ऑफर है, क्योंकि एक्सप्रेस ऑफर होता है ना, वो किसी बंदे को दिया जाता है, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया सर। फाइन। सो इट इज नॉट अ जर्नल ऑफर, ये थोड़ा का सभी को ऑफर दे दिया, तो मर्जी बंदा आके मेरा घर खरीद ले सर। इट वाज एन ऑफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक इंडिविजुअल सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फाइन। सारा ओके बेटा, समझ आ रहा है ना? उसके बाद फाइन। सो व्हेन द ऑफर इज मेड बाय द वर्ड्स स्पोकन और रिटन सर, चाहे बोल के आप ऑफर करो चाहे आप लिख के करो सर, इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर अंडर सेक्शन 9 सर, अंडर सेक्शन 9 एक्सप्रेस ऑफर अंडर सेक्शन
9, एक्सप्रेस ऑफर अंडर सेक्शन 9, एक्सप्रेस ऑफर अंडर सेक्शन 9 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद कहते ए ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल्स। सर ए ने ऑफर किया रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल। उसका कुछ आर्टिकल गुम गए होंगे सर। वो कह रहा है भाई जो भी उसको लाइक ढूंढ के मुझे देगा तो उसको क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया। क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया सर। बट हुआ क्या, बी हु डिड नॉट नो द ऑफर सर, बी को ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी सर, उसको वो आर्टिकल्स मिल गए सर। ठीक है, बताओ विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट सोल्यूशन। अब क्या होगा सर, बंदे ने ऑफर दिया कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, बट दिक्कत क्या है कि जिसको वो आर्टिकल्स मिले उसको उसको ऑफर की जानकारी नहीं है। क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ, क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ, नो। क्या ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी होता है, आंसर इज यस। क्या नॉट ओनली कम्युनिकेट के सामने वाले बंदे को नॉलेज होना जरूरी होता है ना, ऐसा नहीं कि मैंने लेटर पोस्ट कर दिया उसने रीड नहीं किया। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा सामने वाले बंदे को नॉलेज होगी, वो रीड करेगा सर। यही बात समझाई थी ना मैंने लास्ट लेक्चर में सर। फाइन। सो गया इसमें बताना अब क्या ठीक रहेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। सो गिविंग द डिलीवरी अमाउंट्स टू द एक्सेप्टेंस बी गेट्स अ रिवॉर्ड सर। अगर गिविंग द डिलीवरी जैसे वो अमाउंट को डिलीवर करेगा जो आर्टिकल्स है ना जिसको मिले हैं से बी को, द मोमेंट इट बिकम्स एक्सेप्टेंस सर, क्या वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा सर। फाइन। दूसरी बात सर, गिविंग द डिलीवरी ऑफ दिस परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस बी गेट द रिवॉर्ड्स, क्या वो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन माना जाएगा सर। भी जो मुझे ढूंढ के देगा कंडीशन वो थी, तो क्योंकि उसने ढूंढ के दे दिए सो दैट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन सर। वो कंडीशन परफॉर्म होगी, फुलफिल होगी बॉस। फाइन। क्या इसको मतलब बी को रिवॉर्ड के लिए वो हकदार है बॉस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। सो पहला तो है कि उसने ऑफर किया, द मोमेंट ही कैन डिलीवर्स द आर्टिकल्स, क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, पहला पॉइंट। जो जैसे उसने डिलीवरी दी, क्या ये उसने वो कंडीशन एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्ट कर ली सर। फाइन। तीसरा सर, एज देयर इज नो नॉलेज ऑफ द ऑफर सर, बी को तो नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की, बी को नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की सर। ठीक है जी। सो बी को नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की, सो बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड सर। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन नो क्लेम इज मेंटेनेबल सर, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन ही है, ये सोशल है कुछ और, अदरवाइज ऑप्शन मान के सकते हो है ना, लीगल नहीं है ऑप्शन, ये कह रहे हैं कि वो तो मतलब कि क्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ इस चीज में क्या होगा सर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी सर। ऑप्शन सी, रीजन भी क्योंकि सामने वाले बंदे को नॉलेज नहीं थी सर। बहुत सारे बच्चे ना एक पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज सी राइट नाउ, हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी सर। ठीक है। सो एज देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर फाइन ड्यू टू द नॉलेज, सो बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 1 लाख। तो मैंने स्पेशल हाईलाइट किया है कि नॉलेज ऑफ ऑफर होना बहुत जरूरी है। मैंने इसको रेड में लिखा स्पेशली कि नॉलेज ऑफ ऑफर होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। इट इज एसेंशियल फॉर द वैलिड एक्सेप्टेंस सिंस बी हैड नो नॉलेज हिज एक्ट डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको रेडिश में लिख दिया सर। ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है, नॉलेज ऑफ द ऑफर सर। सर आपने तो समझाया था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, आपने तो समझाया था कि अगर आप तुर के जा रहे हो रास्ते में आपको पर्स मिल गया तो आपको आप लीगल बाउंड होते हो, उस बंदे को ढूंढो। ठीक है ना, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता बट इट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय द लॉ एंड यू आर ड्यूटी बाउंड टू गिव दैट पर्टिकुलर पर्सन ट्रू ऑनर सर। ठीक है। एंड नाउ इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है। अगर कुछ अनाउंस हुआ हुआ कुछ रिवॉर्ड या कुछ भी, तो वो जो बंदा जिसने पर्सन लौटाया होता है तो वो हकदार होता है सर। तो इसमें केस में जो उसने आर्टिकल्स लौटा दिया वो हकदार है सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में और इस केस में फर्क क्या हुआ सर। सर पहला फर्क है वो तो इम्पोज बाय लॉ, ये इम्पोज बाय लॉ नहीं है सर। वहां पे कोई ऑफर नहीं रहता, यहाँ पे ऑफर रहता है सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि आप जा रहे हो, वहां पे कोई ऑफर का केस नहीं है, किसी ने ऑफर कुछ किया ही नहीं सर। यहाँ पे ऑफर किया गया है सर, यहाँ पे ऑफर किया गया है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो वहां पे लाइक ऑफर का केस नहीं है सर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट सर। वो तो क्वासी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उस बंदे के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है। आप मान के चलो कि आप कह सकते हो 1 मिनट के लिए एक्सेप्टर, कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसको पर्स मिल गया तो वो असली ट्रू ऑनर तक पहुंचाएगा सर, असली ओनर तक पहुंचाएगा सर। ठीक है। तो सामने वाले बंदे ने अगर कुछ देना है तो वो उसकी मर्जी है सर, एज पर द कंडीशन सर। पर अगर उसका कुछ खर्चा है
अगर वो बाइक उठा के तेल अपना खर्च करके वो पार्सल उठाने गया है तो जो उसका खर्चा है 200-400-600 उसको पे करने पड़ेंगे ना बस। ठीक है, इट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय द लॉ, but जो certain expenses that are to be met out, sir. No doubt in that, sir. Fine. In this case, there was an offer, sir. In that case, I'm not talking about the offer. We are talking from the legal angle, from only the acceptor point of view, from only that person point of view who has found the wallet, sir. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? So don't confuse this it with the this quasi contract, sir. Fine. उसके बाद Arun offers to sell his white car to Basu. Basu agrees to buy, thinking Arun is selling his red car. अरुण कह रहा है कि वो अपनी व्हाइट कार बेचेगा सर। बासु को लग रहा है कि उसको रेड कार मिलेगी। यार बेचने वाला कुछ और बेच रहा है, सोच रहा है, खरीदने वाला कुछ और सोच रहा है, वो अगला व्हाइट सोच रहा है, खरीदने वाले को लग रहा है रेड कार मिलेगी। तो कभी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस हो तो वो सेम थॉट होना चाहिए सर। अगर मैं एक्स आर्टिकल बेच रहा हूं तो आप एक्स आर्टिकल की एक्सेप्टेंस दोगे। मैं बेच रहा हूं रेड व्हाइट कार, आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो रेड कार के सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो सर। नाउ इज a valid contract, sir? Is it a valid contract? No, there is no consensus ad addendum. सर ये एक फ्रेज है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो मीटिंग ऑफ द माइंड, सर हमारा माइंड कुछ और कह रहा है, मैं रेड कार सोच रहा हूँ, मैं व्हाइट सोच रहा हूँ, रेड सोच रहा है सर। हमारी एक मत नहीं है सर, ठीक है ना। जिस आर्टिकल के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैं किसी और के लिए बोल रहा हूँ, वो किसी और के लिए हाँ बोल रहा है, सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट सर। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या रहता है सर? consensus ad idem, sir. Fine. So in this case, there is no consensus ad idem. That means meeting of minds. Both parties are thinking about different cars. Fine. Now, मुझे बताओ, a dash displayed in the showroom with the price tag attached. A buyer approaches the shopkeeper to purchase it at that price, sir. एक ड्रेस शोरूम में लटकी हुई थी, एक बायर आया, कह रहा मुझे वो ड्रेस दे दो सर। मुझे पहले बताओ कि वो जो सामने वाला बंदा आया है तो वो क्या कर रहा है? दुकानदार ऑफर को इनवाइट कर रहा है, और दुकानदार ऑफर को इनवाइट कर रहा है। इट इज अ केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। तो सामने से कस्टमर आके ऑफर देगा, दुकानदार ने देखना है वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर। फाइन, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं सर। नाउ द शॉपकीपर कैन रिफ्यूज डिस्प्ले इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। इट सीम्स राइट। द शॉपकीपर कैन नॉट रिफ्यूज। अरे व्हाई कैन ही कैन नॉट रिफ्यूज सर? इट वाज जस्ट अ केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर सर। वो जो ग्राहक है वो ऑफर देगा, दुकानदार ने देखना एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर। तीसरा, रिफ्यूजल मेक्स द शॉपकीपर लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर। है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ है? अभी तो वो ऑफर लेके आए हैं, अभी तो एक्सेप्टेंस देनी है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कहां से आ गई? और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया भाई? ये अभी तो ये नहीं पता वो एग्रीमेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप रहता है कॉन्ट्रैक्ट का सर, फिर बात की बातें होंगी ब्रीच ब्रूच की। तो फोर्थ, शॉपकीपर कैन नॉट रिफ्यूज बट मे चार्ज द हायर प्राइस। ये क्या बात बनी? ये तो ऐसे ऑप्शन बना दे सर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। फाइन। सो द शॉपकीपर कैन रिफ्यूज टू सेल द ड्रेस। डिस्प्ले ऑफ एन आर्टिकल इज जस्ट एन invitation to offer. It is just an invitation to offer. So display of the goods with a price tag is an invitation to offer, not an offer. Shopkeeper may accept or reject the buyer's offer. So it is an offer given by the buyer, not the shopkeeper. From the shopkeeper point of view, it is an invitation to offer, sir. So ठीक है, क्लास आपको कैसी लग रही है? कोई भी डाउट है बेटा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पूछना आप कमेंट करो, सर वी विल रिप्लाई यू श्योरली बॉस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सो आपको क्लास कैसे लग रही है प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए और आंसर साथ साथ में टाइप करते रहिए सर। फाइन, आई विल चेक किसके से आंसर सही आ रहा है, किसके से गलत आ रहा है सर। उसके बाद नेक्स्ट, A agrees to pay rupees 1000 to B if a certain ships returns within a year, sir. A कह रहा है agree को, बस सॉरी B को, क्या कह रहा है? कह रहा है 1000 रुपया दोगे, पर्टिकुलर शिप अगर रिटर्न होगी विद इन अ ईयर। अब हुआ क्या? शिप सिंक्स विद इन अ ईयर। एक साल आने से पहले वो शिप सिंक हो गई सर। अगर कोई दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया सर, कोई मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी आर्टिकल का, सब कुछ ठीक था, ऑफर वैलिड था, एक्सेप्टेंस वैलिड था, एग्रीमेंट था, लीगल था, कॉन्ट्रैक्ट था, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन सर। बट हुआ क्या कि वो जो अपना आर्टिकल है सर वो खत्म हो गया सर। लाइक इन दिस एग्जांपल शिप सिंक हो गई सर।
अगर आर्टिकल सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इस तरीके से कुछ हो जाए और खत्म हो जाए सर, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल सर, विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। अब लाइक एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड सर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? So contract becomes void due to the supervening impossibility and it is written under section 56 and it is written under section 56। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद now a notice in the newspaper inviting the tenders। हम टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, क्या ये ऑफर है? नो। ऑफर तो सामने वाला बंदा देगा। मिस्टर ए कहेगा कि मैं ये जो आर्टिकल है 100 रुपीज में देने के लिए तैयार हूँ, बी कहेगा 98, सी कहेगा 96, डी कहेगा 90 रुपीज, वो ऑफर दे रहे हैं। अब मैंने देखना है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर, अब मैंने देखना है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Are you getting point or not? Fine. So this is not an offer. It is a case of the invitation to offer when you are inviting the tenders from the other parties. Fine. So उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना? तो इनविटेशन टू ऑफर बोल लो, कभी कभी मुंह पे चढ़ा होता है इनविटेशन टू ऑफर और एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑप्शन में आ जाता है इनविटेशन टू प्रपोजल सर, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर, ठीक है ना? और इनविटेशन इनविटेशन देख के यहाँ मत लगा देना फॉर नेगोशिएशन सर। नेगोशिएशन नेगोशिएशन की बातें नहीं करता कॉन्ट्रैक्टेड सर। कॉन्ट्रैक्टेड बातें करता ऑफर की, प्रॉमिस की, एग्रीमेंट की, एक्सेप्टेंस की, कॉन्ट्रैक्ट की, वाइड की, वाइडेबल की, ऐसी बातें करता है सर वो। नेगोशिएट करना ना करना वो पार्टीज का अपना मसला है सर, कॉन्ट्रैक्टेड को कोई मतलब नहीं उससे सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद इनविटेशन टू टेंडर इज नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू द ऑफर। सामने वाला बंदा ऑफर देगा, हमने देखना एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना सर। पहली बात, टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर। अब टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी सर? अब हुआ क्या? ऑफर इज स्पोकन इनटू टेलीफोन, बोल दिया गया, हर्ड बट नॉट अंडरस्टूड सर, सामने वाले बंदे को सुन भी गया और समझ भी आ गया सर, अब ठीक है सर, ठीक है ना? नाउ received and heard by the some person in the offerer's house, received and heard by some other person sir, no some other person नहीं होता सर, तो क्या आएगा? heard and understood by the offerer sir। in telephonic communication acceptance is only complete। acceptance कब complete मानी जाएगी? acceptance is कब complete मानी जाएगी? acceptance जब सामने वाले बंदे ने सुना, उसको समझ आ गया सर, ठीक है ना? सामने वाला बंदा सुन रहा था बट वो सो रहा था, उसको समझ में नहीं आया, वो होश में नहीं था सर, ठीक है? यानी कि कम्युनिकेशन उसको नहीं माना जाता कि हमने भेज दिया, उसने पढ़ लिया, और उसने पढ़ लिया, उसको समझ भी आया सर, हमने उसको बताया, उसको चीज समझ भी आई सर, तब हम बोलते कम्युनिकेट हुई। अगर अब वो एक्सेप्टेंस दे रहे देन एक्सेप्टेंस इज ओके सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद नाउ ए एंड बी एग्री टू डील इन द स्मगल्ड गुड्स। अच्छा, स्मगल्ड गुड्स की डील कर रहे हो, करो भाई करो, आगे चलो। एंड शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है भाई, प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे, स्मगलिंग करेंगे गुड्स की। दूसरा, ए रिफ्यूजेस टू गिव द बीज शेयर सर, ए बोल रहा है कि बी को शेयर नहीं दूंगा, बाद में मुकर गया। अब एक बी कह रहा है कोर्ट में जाऊंगा, मुझे स्मगलिंग की थी, उसका प्रॉफिट शेयर नहीं मिला, कैन यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड डिमांड जस्टिस? नो, ही इज नॉट अलाउड। फाइन, सो ही हैज नो रेमेडी एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल सर, ठीक है? क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नो। क्या वो एग्रीमेंट इन्फोर्स कर सकता है? नो। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकता है? नो। सर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं वॉइड है, वॉइड मींस निल, कानून की नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे हुआ ही नहीं होता। फाइन, एग्रीमेंट ये सॉरी निल है सर, ये एग्रीमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। दूसरी बात है इलीगल है भाई, जेल जाओगे, कोर्ट में जाओगे अगर, ठीक है? तो एग्रीमेंट इज इलीगल अंडर सेक्शन 23, नो रेमेडी इज अवेलेबल फॉर द इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है जी? कोर्ट ने कहा था आपको इलीगल एग्रीमेंट करो, लॉ कह रहा मत करो, फिर भी कर रहे हो, यू नीड टू बी पनिश्ड। बड़े आए जस्टिस वाले। Which the following statement is correct, sir? Void agreements or always illegal, sir? No, 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 no. क्या void agreements always illegal होते हैं? क्या void agreements always illegal होते हैं? No. Void agreements सारे illegal थोड़े होते हैं, but सारे illegal agreements void होते हैं। मैंने समझाया था क्लास में सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना? अब वो ऑफर सही नहीं थी, एक्सेप्टेंस सही नहीं थी, ना तो मेरी कोई नियत में कोई खोट है, ना उसकी नियत में कुछ खोट है, ये हमारी कोई लीगल फॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत आ गई सर, तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तो क्या कर सकते हैं सर?
प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट था सर, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड सर। लॉ की नजरों में एज इट इज एज लाइक जैसे एग्जिस्ट ही नहीं हुआ होता सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज इलीगल होते हैं, बट हाँ जो इलीगल एग्रीमेंट्स होती हैं दे आर ऑलवेज वॉइड, दे आर ऑलवेज वॉइड सर। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइडेबल सर। सर इलीगल एग्रीमेंट्स ना वॉइड होते हैं, ये वॉइड होते हैं ना कि वॉइडेबल सर। ये क्या होते हैं? वॉइड, ना कि वॉइडेबल। वॉइडेबल तो एक एंगल के, एक पार्टी के एंगल से हुए ना। दूसरा, इलीगल एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड बाय द पार्टीज। अरे रेटिफाई प्रूव कैसे कर सकते हो? इलीगल एग्रीमेंट्स को प्रूव कैसे कर दोगे सर? हाउ कैन यू मेक देम लीगल सर? यू हैव नो राइट, यू हैव नो पावर सर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ऑल द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल द वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल सर। फाइन, सिंपल सर। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं सर? अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये पहले भी हो चुका है, दोबारा आ गया सर, है ना। कैन बी एनफोर्स्ड ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। सर ऐसे वाले रिपीट भी कर देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिमेन्स वैलिड, इट रिमेन्स, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक जो सामने वाली पार्टी है, ठीक है ना, उसकी जो कंसेंट जिसकी एग्रीड हुई है वो चूजेस टू कैंसिल इट सर। वो तो आवाज उठाए ना। हमारी बात हो चुकी है इस टॉपिक पे सर, कि जिस पार्टी को वाइडेबल लग रहा है वो जाके पार्टी बोले तो सही ना कि हमारे पास मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है सर, धक्के से मेरे से एक्सेप्टेंस ली गई है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद सर नेक्स्ट, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेशल ऑफर सर। ठीक है, अस पर डेफिनेट पर्सन सर। जनरल ऑफर तो सभी को रहता है ना, नॉट फॉर स्पेसिफिक वन सर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? यहाँ से मैंने ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी को नॉलेज नहीं थी या इंफॉर्मेशन नहीं थी, और सामने से उसने ऑफर कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? मैंने 100 रुपीज का ऑफर दिया, उसने काट के 80 रुपीज का ऑफर कर दिया कि 80 में बेचना है तो बताओ। मैंने कहा 100 में बेचूंगा, कह रहा नहीं नहीं नहीं, कैंसल, 80 में बेचना तो बताओ सर। काउंटर ऑफर उसको बोलते हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं? When an offer is made to a definite person, it is known as a specific offer or special offer sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? So to that specific person, an offer is made to a specific person is a special offer, only that person can accept it only sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Now a ticket mentions that see backs for the terms। टिकट में लिखा हुआ था जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए आप टिकट की बैक चेक करो सर। मिस्टर ए बॉट द टिकट एंड बट डिड नॉट रीड देम सर। उसने रीड की, तो अब सामने वाले ने ठेका थोड़ी चक्का है सर, आपने रीड नहीं की, अगले ने तो टिकट पे लिख के दे दिया सर। तो रीड करना ना करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉस, ठीक है ना। अब यू कैन नॉट एज्यूम फ्रॉम द इंडियन रेलवेज कि वो अकेले अकेले को टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के बताएगी सर, ठीक है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एयरलाइंस कि वो अकेले अकेले को टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के बताएगी सर। भाई अब टिकट पे लिख दी और साफ साफ लिख दिया कि भाई अब एलिजिबल होनी चाहिए, फ्रंट पेज पे लिख दिया इतने बड़े बड़े अक्षरों में सारी कंडीशंस के लिए, बैक देखो सर। अगर आप नहीं देख रहे तो क्या कर सकते हैं बॉस? फाइन, सो इट इज ही इज नॉट बाउंड बाय द टर्म्स, क्योंकि उसने रीड नहीं की तो नहीं सर, ये इंप्लाइड है कि उसको रीड करनी चाहिए सर। फाइन, ही मे डिसाइड वेदर विच टर्म्स आर टू बाउंड, वो अपने डिसाइड करेगा कौन से टर्म्स बाउंड पे हैं। नो सर, he is bound by all the terms whether he is read them or not। Yes, this is the point sir, he is bound by all the terms and conditions whether he has read them or not sir। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ में? सो जिस बंदे ने टिकट परचेज की है सर वो बाउंड है उन कंडीशंस को मानने के लिए, चाहे उसने कंडीशंस पढ़ी हैं चाहे कंडीशंस नहीं पढ़ी सर। मेरी बात समझ आ रही सारा का नहीं समझ आ रही? एवलीन ओके बेटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन इज सी सर, ऑप्शन इज सी सर। फाइन, so reasonable notice was provided therefore the passenger is bound by the terms। ठीक है ना, हमने reasonably लिख तो दिया terms and conditions, ऐसा तो नहीं कि हमने कन्वे नहीं की सर, हमने टिकट पे लिख दिया सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? आपके पास बिजली का बिल घर पे आता है तो बिल के नीचे लिखा रहता है कि दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय दिस डेट सर। इफ यू विल नॉट पे द अमाउंट बाय दिस डेट यू आर लायबल फॉर डिस्कनेक्शन सर। कल को बिल पे ना करो एंड यू विल से कि यार मैंने तो कंडीशन रीड नहीं की, आई नॉट लायबल टू डिस्कनेक्शन सर। सो दैट केस पावर कंपनी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट सर, you are liable for disconnection sir, whether you have read the conditions or not। All the conditions regarding to that were clearly legibly written over there sir। Fine, so we suppose that कि आपने वो सब conditions पढ़ ली sir। Fine, it does not affect the consent of the parties। अब क्या? It does not affect the consent of the parties। बताओ सर, फ्रॉड तो है, कंसेंट ऑफ पार्टीज इंपैक्ट करती है। फ्रॉड तरीके से थोड़ा कंसेंट लेनी है, ना ही कोर्जन वे से लेनी है, ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेनी है सर।
तो क्या लिखा है, डज नॉट पे क्या आ जाएगा, इनकैपेसिटी। सर जो इनकैपेसिटी होता है ना वो कैपेसिटी को इंपैक्ट करता है, बाकी तीन चीजें कंसेंट को इंपैक्ट करती है। बंदा कैपेबल नहीं है या नहीं है, वो इनकैपेसिटी है सर, ठीक है ना, माइनर है कि नहीं है, फाइन। पर ये फ्रॉड, कॉर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, किसको इंपैक्ट करती है, कंसेंट को। किसको इंपैक्ट करती है, कंसेंट को। तो वही बोल रहा हूँ, जो इनकॉम्पिटेंसी होती है ना वो कैपेसिटी को इंपैक्ट करती है सर, फाइन, नॉट द फ्रीडम ऑफ कंसेंट सर। कंसेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय fraud, coercion, and undue influence. But capacity of the partners is being affected by incompetency, sir. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? A minor is incompetent, sir. Fine. बंदा ये lunatic है, insane है, sir. He is incompetent, sir. बंदा drunkard है, sir. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Now, a contract is made without the intention of parties. पार्टी को पता ही नहीं, without any intention, sir. लॉ ने इम्पोज कर दिया, भी कॉन्ट्रैक्ट करो भाई। ना ए को पता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ना बी को पता है सर, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हम भी बात करके हट चुके हैं अभी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं उनको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सर। सर एक्सप्रेस किसको कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, जब हम एक्सप्रेस करके किसी सामने वाले बंदे को बताएं सर। अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। अगर जनरल तो जनरल भी हो सकता है सर, ठीक है ना। इम्प्लाइड ऑफर तो पता ही है सर, बस आके प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई सर, अपने अपना प्लेटफॉर्म पे, क्या सॉरी, बस स्टेशन पे खड़ी हो गई सर, ठीक है ना। जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी आके सर, ठीक है। सो एग्जीक्यूटरी क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूट होना बाकी है, या तो एक ने प्रॉमिस पेंडिंग है, दोनों का प्रॉमिस पेंडिंग है, टू बी एग्जीक्यूटेड सर, फाइन। उसके बाद नाउ सर ए ऑफर्स बी टू सप्लाई द बुक्स एट ₹500 ईच, बी एक्सेप्ट्स द कंडीशन 30% डिस्काउंट। वो कह रहा 500 में दूंगा, वो कह रहा 30% डिस्काउंट पे दो। यहाँ से मैंने ऑफर दिया, वो कह रहा 30% छोड़ो, ₹150 ₹350 को देनी है तो बताओ। सामने वाले बंदे ने क्या दे दिया मुझे, काउंटर ऑफर। क्या कर दिया, काउंटर ऑफर सर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सर, फाइन। उसके बाद कंडीशनल एक्सेप्टेंस। नाउ ये क्या होती है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर सर, नॉट कंडीशनल सर। एक्सेप्ट तो कर रहे हो बट विद कंडीशन कि 350 में दो सर, सर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो बल्कि ऑफर ही है सर, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। अब मैंने देखना कि मैं 350 पे बेचने के लिए राजी हूं कि नहीं राजी सर। अगर राजी होऊंगा एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? So conditional acceptance act as a rejection of the original offers and it constitutes a new offer which is technically called it as a counter offer sir. Now बात करते हैं descriptive questions की सर। सभी ICA के study mates हैं सर, fine. So all the contracts are agreements but all the agreements are not contracts sir. तो बात sorry, all the contracts are agreements but all the agreements are not contracts. ये क्यों भाई? क्योंकि कुछ agreements ऐसे होते हैं वो illegal हो सकते हैं, लीगल ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे सर? सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी लीगैलिटी ओके है सर, तो वो एग्रीमेंट तो होगा ही ना पहले, तभी उसकी लीगैलिटी ओके है, फाइन। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से। According to section 2E of the Indian contract, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. But according to section 2H क्या बोलते हैं कि जो एग्रीमेंट enforceable by the law होगा वही सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। So we can say that कि those all the contracts are agreement because the contract is an agreement that satisfies the conditions। एक essential conditions होती हैं कि otherwise conditions होते हैं, section 10 में laid down है, उसको भी complete किया गया है सर, ठीक है जी। उसके बाद फ्री कंसेंट जैसे है ना, इनकॉम्पिटेंसी है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद वो एग्रीमेंट बना है। अब क्योंकि वो लीगल है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, फाइन। हाउएवर ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने पहले क्या बताना है, यहाँ पे आपने क्या बोला, स्टेटमेंट सही है कि नहीं सर, यहाँ पे आपने लीगल रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो लाइंस लिखी होती, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट सर, तो आपने दोनों लाइंस को एक्सप्लेन करना है सर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट पैरा सर, फाइन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर सर। नाउ however all the agreements are not contract because an agreement, ठीक है, becomes a contract only when it is enforceable by the law. Agreements which do not create a legal obligation such as social, moral, religious agreements are not कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो रिलीजियस इन नेचर है, सोशल इन नेचर है, पर्सनल इन नेचर है सर, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? सो फॉर एग्जांपल, प्रॉमिस टू गो टू अ मूवी टू अटेंड अ डिनर पार्टी इज एन एग्रीमेंट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कंक्लूजन के देयर कैन बी एन एग्रीमेंट विदाउट इट बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट सर, देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बिकमिंग एन एग्रीमेंट। तो साथ में आपने एंड में कंक्लूड जरूर करना है।
मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? उसके बाद A sends the offer to B to sell his second car for a second hand car for rupees his second hand लिख लो second car ठीक है को फर्स्ट सेकंड का रौला तो नहीं है देखना सेकंड हैंड है उसमें स्टडी मैट में सेकंड लिखा हुआ है ओके चलो एनी हाउ सेकंड रहने देते हैं फिर अभी देखते हैं कैसे नेक्स्ट so A sends an offer to the B to sell his second car for rupees 1,40,000 with the condition that if the B does not reply within a week A shall treat the offer as accepted अरे भाई वो कह रहा है कि मैं ऑफर दे रहा हूँ अगर विद इन अ वीक तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं क्या मान लूंगा एक्सेप्टेंस ऐसे थोड़ा ना होता है क्या आपकी साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस नो क्या आपकी साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस नो सर अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड हो सकता है कि अगर आपका चला आ रहा है सर मैंने बताया था ना अगर आपका चला आ रहा है आपका प्रेसिडेंट है सर आपका नॉर्म है सर पर नॉर्मली केसेस में नहीं रहता सर नॉर्मली केसेस में नहीं रहता सर सो ही इज नॉट करेक्ट इन हिज प्रोपोजिशन सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हो गया ये क्या होगा है अपने आप अरे वाह चलो प्लीज 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 यहाँ पे देखो according to the section 7 of the Indian Contract 1872 an acceptance must be बेटा unqualified qualified नहीं होने चाहिए conditional नहीं होने चाहिए and absolute okay mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance just because you're silent it doesn't mean कि offer is accepted sir मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आई दुल्हन समझ आ रहा है बेटा fine even if the offerer has expressly stated that the silence will be treated as acceptance बेशक ठीक है ऑफरर ने बोल दिया कि भाई सामने वाला बंदा अगर तू एक्सेप्टेंस नहीं देगा चुप रहेगा तो उसको एक्सेप्टेंस मानना होगा अरे भाई तेरे बोलने से कुछ नहीं होता लॉ ने जब कह दिया एक्सेप्ट कहने अपना साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस तो ऑफरर ने चाहे स्पेशल बोल के ही क्यों ना बोला हो कि अगर सामने वाला बंदा चुप रहा तो भी मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा द आंसर इज नो सर ठीक है the law does not allow the offerer to impose acceptance through the silence unless the offeree had previously indicated by his conduct that silence would mean the acceptance अगर पहले कभी ऐसा कोई मौका हुआ हो कि जो ऑफरी है वो साइलेंस रहा हो बट स्टिल उसने एक्सेप्टेंस मान लिया उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया हो सर अगर ऐसा कुछ पास्ट रिकॉर्ड है तो एक्सेप्शन कैन बी देयर सर अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शन कैन नॉट बी देयर सर सो अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने पहले बताना है कि आंसर आपने जो कंक्लूजन किया है फिर आपने बताना है कि लॉ में लिखा क्या हुआ है सर सेक्शन 7 क्या कह रहे हैं तो आपने फिर पहले तो लिखना है लॉ क्या कहता है सर फिर वही लॉ को यूज करके क्योंकि सेक्शन 7 कह रहा है ना एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती साइलेंस तो लिखना सो इन दिस केस और मिस्टर बी मिस्टर ए ये सब एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं हो सकती सर ठीक है तो आपने क्या जो एक्सेप्शन है वो भी मेंशन कर देनी है सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सो आपने बेसिकली 3 पैरा तो लिखने हैं सर एक पैरा में तो कंक्लूजन बताना है बिग क्वेश्चन क्या कहना चाहता है या फिर ऐसे लिख लिया करो सर पहले लीगल क्लॉज लिख दो लॉ क्या कहता है सर दूसरा फिर दूसरा पैरा में क्या लिख दो वो लॉ की हेल्प के लेके वो जो कंडीशन जो केस स्टडी बन के आई है वो क्या कह रही है सर उसके ऊपर अपने रिमार्क्स दे दो सर थर्ड कंक्लूड कर दो सर कंक्लूजन पहले करना पहले कर दो एंड में करना एंड में कर दो कोई दिक्कत नहीं है सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं उसके बाद सो इन द गिवन केस द बी रिमेन साइलेंट ठीक है इट डज नॉट अमाउंट टू द वैलिड एक्सेप्टेंस देयरफॉर द नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म तो यानी कि मैंने पहले यहाँ पे लॉ मेंशन कर दिया लॉ का क्लॉज मेंशन कर दिया तो यहाँ पे फिर मैंने बता दिया लॉ यूज करके कि बी का स्टैंड क्या रहेगा बी का स्टैंड क्या रहेगा सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं जो मुझे केस स्टडी पूछी गई थी उन बंदों के नाम मैंने यूज करके मैं अपनी टिप्पणी कर दूंगा सर फाइन so additionally the acceptance must be made within the time prescribed by the offerer even after the time limit it lapses and cannot be accepted sir ठीक है तो कंक्लूजन क्या है इज कंडीशन दैट साइलेंस ऑफ बी शैल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड तो अपने लिखना है एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सर इट इज नॉट वैलिड सर ऐसा ना हो कि लीगल क्लॉज लेके आ जाओ जो केस स्टडी पूछी है उसके बारे में आप टिप्पणी करके आ जाओ एट द एंड कंक्लूड ना करो सर उसने क्या पूछा कि बताओ कि वैलिड है या नहीं तो लिखो कि नहीं वैलिड भाई साफ साफ लिखना है आपने ये चीज ठीक है ना लास्ट वाले पैरा में लिख दो मैंने तो 2 बार लिख दी ऊपर भी लिख दिया ठीक है नीचे भी लिख दिया सर ठीक है इन द वन वर्ड और अनदर वर्ड सर फाइन सो इज कंडीशन दैट साइलेंस ऑफ बी शैल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सर मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर सो फटाफट क्विकली गो थ्रू करें सर नेक्स्ट explain the type of the contracts in the following agreement sir हुआ क्या a coolie in a uniform picks up the luggage of the A to be carried out of the railway station without being asked by the A and A allows him to do so A allows him to do so sir
मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, कूली आया, मेरा सामान उठा के चलने लगा, तो मैं भी उसके साथ साथ, मैं कहा चल भाई चल, बढ़िया सामान उठा रहा है। आगे जाके जब वहां पे पहुंच के रिक्शा के पास, कूली ने रख दिया, कूली कह रहा ले आओ सर 20 रुपए 50 रुपए। मैं काहे के, कह रहा है सामान उठा के लेके आओ। मैं मुझसे पूछ के उठाया था। सर यू हैव अलाउड हिम टू कैरी द लगेज ना, तो नॉर्मली रेलवे स्टेशन में रहता है ऐसा ऐसे, ठीक है ना। अब आप मतलब कि स्टेशन से बाहर निकले, इतने सारे ऑटो रिक्शा खड़े थे, ठीक है ना, तो आप जाके ऑटो रिक्शा में बैठ गए, ठीक है, उसने अगले मोड़ पे आपको उतार दिया, उसने बोला 20 रुपए। हाँ काहे के 20 रुपए, मैंने कहा था भाई, फिर आप चढ़े क्यों, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इट्स अ केस ऑफ द इम्प्लाइड, इट्स अ केस ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 9 of the contract at 1872 where a proposal of the acceptance is made otherwise than in the words। बोल के तुमने कुछ बोला ना, कुछ बोला तो है नहीं सर, इस केस में कुछ बोलना तो है नहीं कुल्ली सर, ठीक है ना। सो इट इज अ केस ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अदरवाइज देन बाय द वर्ड्स, otherwise than by the words, ठीक है। promise is said to be implied sir। so here the conduct of the coolie is in the picking of the luggage and a allowing him, उसने allow भी तो किया ना, fine, to do so implies a promise to pay for the services। now it implies कि it is a promise, that means you have allowed him, now you have to pay him sir, fine। that means तूने ऑफर किया तो एक्सेप्ट हो गया सर, वो चलने लगा, तो तेरा प्रॉमिस है तो उसको पैसा पे कर अपने सर्विसेज के लिए सर, फाइन। हेंस ही इज बाउंड बाय द रीजनेबल रेम्युनरेशन टू द पुलिस। जो भी रीजनेबल बनता है, जो भी रेट चल रहा है वहां का मार्केट का सर, ठीक है ना, 100 50 150 200 जो भी है सर। नो बेटा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट बस खत्म होने वाला है। सो ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंड ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर सर, तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस कैटेगरी के केसेस को क्या बोलते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सर। सो दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द लॉ, नॉट बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एज पर द सेक्शन, एज पर सेक्शन, बेटा बोलो बोलो शाबाश क्विक, as per the section 71 of the Indian Contract 1872, a finder of the lost goods has an obligation to return them to the true owner sir। It is based upon the principle of the unjust enrichment। ऐसा नहीं है कि पर्स मिल गया और एंजॉय करो हमारा पैसा सर, किसी के पैसे पे आप ऐश नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी एनरिच्ड बाय द अनजस्टिफाइड मींस, ठीक है ना। सो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ द अनजस्ट एनरिचमेंट, नो वन शैल बी अलाउड टू गेन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। किसी और के पैसे आप थोड़ा ऐश करोगे सर। दिस इज neither the offer nor the acceptance, yet the law imposes an obligation, so it is a classic case of the quasi contract sir। classic case of the बेटा quasi contract sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, फाइन। सो आप सबको ये सेशन कैसा लग रहा है सर, प्लीज कमेंट करके बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ सर, ठीक है। सो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है, फटाफट क्विक। नेक्स्ट, A contracts with the B, the owner of the factory, for the supply of the 10 tons of the sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factories and everything was destroyed। कॉन्ट्रैक्ट हुआ शुगर का, फायर हुई तो शुगर सब उड़ गया सर, खत्म सर। भाई अगर जिस चीज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो सब ओके था सर, एंड इट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर, बट हालात ऐसे बन गए कि वो चीज अब रही नहीं सर, ड्यू टू फायर और सम अदर रीजन सर। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, वॉइड हो गया सर, बाद में जाके वॉइड हो जाता है सर, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो है सर, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था, एग्रीमेंट भी था, लीगल भी था, कॉन्ट्रैक्ट तो वो बन गया था, कोई दिक्कत नहीं थी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, वो बाद में जाके वॉइड हो गया सर, जो वॉइड होता है वो बाद में जाके होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सर। Fine. So according to section 2J, a contract which ceases to be enforceable by the law becomes void when it ceases to be enforceable। जब लागू करने की बारी है, जब एग्जीक्यूट करने की बारी है, तब वो लागू नहीं हो पाया सर, ठीक है। तो फर्दर अंडर सेक्शन 56, a contract to do anything which becomes impossible, सेक्शन 56 कहता है अगर चीज इम्पॉसिबल हो जाए करने के लिए, अनलॉफुल हो जाए आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, है ना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया दारू का, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने दारू बैन कर दी, तो अब मैं दारू कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब इट वाज ओके सर, इट वाज ओके कॉन्ट्रैक्ट सर। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई महीना 2 महीने बाद सर, ठीक है ना, तब स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, देन आई कैन नॉट गिव द डिलीवरी ऑफ द दारू सर, ऑफ द अल्कोहल सर। इन दैट केस इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर। दैट मींस जो आइटम है उसको हम सेल और परचेज कुछ भी नहीं कर सकते। इट कुड बी ड्यू टू एनी फायर, इट कुड बी ड्यू टू एनी लीगल ऑब्लिगेशन सर, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन सर, फाइन। सो कुल मिला के अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में जाके किसी वजह के कारण, किसी रीजन के कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो नेचुरल रीजन भी हो सकता है, ठीक है। सो वो लीगल रीजन भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, void contract। so here the destruction affected by the fire makes the performance impossible, so hence the contract becomes a void। last line conclude जरूर करना है बेटा, भूलना मत। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर। सर नेक्स्ट,
सर शंभू दयाल स्टार्टेड द सेल्फ सर्विस सिस्टम इन द शॉप, ठीक है, सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया सर। हम भी जाते हैं कई बार ना हल्दीराम में एंड ऑल, तो वहां पे क्या रहता है, सेल्फ सर्विस सिस्टम सर, ठीक है जी। सो श्रीमती प्रकाश entered the shop and took a basket, and after taking the articles of her choice in the basket, reached the cashier for the payment. The cashier refuses to accept the price. सर मैंने कुछ आइटम्स लगाए हुए हैं, एक बंदा आया, उसने उठाया, उसको पैक कर दिया, मुझे कहता डाल दो, मैं कि क्यों भाई, कहता ये मैंने लेने, मैं कि मैंने बेचनी नहीं, कह रहा आपको बेचने पड़ेंगे, आपने तो यहाँ पे लाइक शो किए हुए है ना, लाइक ठीक है ना, आपने तो लगाए हुए, उसकी प्रदर्शनी लगा रखी है इवन विद द प्राइस। मैं क्या भाई, चाहे विद प्राइस लगाए हो चाहे विदाउट प्राइस लगाए हो, इट इज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ द गुड्स। आपने उठा के मेरे पास ले आए कैश काउंटर पे, इट डजंट मीन कि आई एम रेडी टू सेल दोस गुड्स। मैंने लगाए हुए, इट इज अ केस ऑफ इनविटेशन टू आवर ऑफर सर, इट इज नॉट अ केस ऑफ द ऑफर, ठीक है ना। अगर ऑफर का केस होता फिर तो मैं मान लेता कि तो एक्सेप्टेंस हो गया सर, बट केस कौन सा है, इनविटेशन टू ऑफर का केस है सर, ये केस कौन सा इनविटेशन टू ऑफर का केस है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। सो कैन शंभू दल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल्स, को कंपेल कर सकता है कि जो आर्टिकल्स है वो सेल करो सर, डिसाइड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली बात तो वो कंपेल नहीं कर सकता सर, है ना, तो आपने बोलना है कि ये इनविटेशन टू ऑफर है ना कि ऑफर है सर। अ कस्टमर बाय सिलेक्टिंग द गुड्स एंड अप्रोचिंग द कैशियर मेक्स एन ऑफर टू बाय सर, उसको ऑफर देना पड़ेगा, शॉपकीपर ने देखना है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। सो इन द गिवन केस, जो श्रीमती प्रकाश had made an offer by bringing the goods to the cashier refusal means that the offer is not accepted, therefore the no contract is formed and Shambhu Dayal cannot be forced to sell the articles। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। सो दिस प्रिंसिपल इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केस सर, एक लैंडमार्क केस में आप मेंशन भी कर सकते हो, पहले भी एक बार बात हो चुकी है इसकी। सो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बोट्स कैशियर केमिस्ट। सो कंक्लूजन क्या है सर, the shopkeeper has a right to refuse to sell, fine, the shopkeeper has a right to refuse to sell sir। So state whether there is any contract in the following cases sir, A engages the B to do certain work and a combination with price fixed by the C sir। सर ऐसा हो सकता है कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करे, रेम्युनरेशन सी फिक्स कर दे सर, अरे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बच्चे को लेके गया अपने शॉपकीपर के पास, मैंने उसको कहा जो जो बच्चा मांग रहा है उसको दे दे सर, जो पैसे को मुझसे ले लियो, तो क्या दिक्कत है उसमें। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने देखा एक बार बंदा ना मतलब कुछ बैगिंग कर रहा था, मैं तो उसमें उसके पास गया शॉपकीपर के पास, मैंने कहा जो मांग रहा है ना खाने को दे दो उसको, ठीक है ना, चलो ऐसा कर, ये पकड़ 300 को 300 का सामान खिला दे इसको। रेमुनेशन मैंने डिसाइड कर दे सर, दे कौन रहा है शॉपकीपर, दे किसको रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज हैव एग्रीड that the price will be fixed by the third party, such contracts are valid under the Indian Contract 1872 sir। A and B promise to pay for the studies of their maid son sir। सर मेड सन को स्टडी करना ये सोशल डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर, है ना, आपको उस पर दया आ गई सर, ठीक है, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया अपनी मेड को कि तेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा सर, ठीक है, तो वो मेरा एक सोशल ऑब्लिगेशन है, तो मेरा वो पर्सनल ओपिनियन है सर, है ना, लीगल रिलेशन नहीं है इसका, इट इज नॉट इन्फोर्समेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ। कल को मैं ना पढ़ा पाया तो ऐसा नहीं कि मेड का सन है या मेड चली जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ में सर, फाइन। उसके बाद A takes a seat in the public bus, it is an implied contract by taking a seat in the bus, A implies agrees to pay for the fare, thus the bus company impliedly offers to carry the passenger sir, ठीक है। A चार्टर्ड अकाउंटेंट promises to help his friend to file his return sir, एक सीए बंदा है वो अपने फ्रेंड की मदद कर रहा है कि वो रिटर्न फाइल कर देगा, ठीक है, मदद कर रहा है अपने फ्रेंड की सर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल नहीं है। मेरी बात समझ, उसका पर्सनल नेचर है, सोशल एग्रीमेंट सर, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो अपनी इंटेंशन नहीं है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की ऐसे। सो मिस शकुंतला puts an application to be a teacher in the school, she was appointed by the trust of the school, she a friend who works in the same school informs her about the appointment of the formally, तो उसकी फ्रेंड ने बता दिया कि एक लड़की ने टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी, ठीक है, तो स्कूल में उसकी एक फ्रेंड जॉब कर रही थी, उसने बता दिया कि शायद तेरी जो जॉब पक्की हो गई सर, बट बेटर लेटर ड्यू टू सम इंटरनल रीजंस हर अपॉइंटमेंट वाज कैंसिल्ड, कैन मिसेस शकुंतला क्लेम फॉर द डैमेजेस। अरे नहीं, क्या स्कूल वालों ने कहा है कि तेरी अपॉइंटमेंट पक्की हो गई सर, तेरी फ्रेंड ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं सर, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, कंफर्मेशन नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन 4 ये बात कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट तभी होगा व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द हिम एज टू व्हाट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टेंस सर। सो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो एक्सेप्टर और प्रपोजर की बात चल रही है ना, जिसने एक्सेप्ट करना है वो कम्युनिकेशन सामने को वाले को ट्रांसमिट करे। सो इन दिस केस द स्कूल अथॉरिटीज डिड नॉट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस अपॉइंटमेंट डायरेक्टली टू द मिस्टर कुंतला, information received from the third person, her friend, informally does not amount to a valid communication of the acceptance. Therefore, no contract came into existence between Ms. Shakuntala and the school. Since there is no valid contract, she cannot claim the damages for the breach of contracts. Finish. Fine. So, I do hope it was a wonderful session, sir. ठीक है, so how do you all find this session? Please comment us. ठीक है, so
कमेंट योर वैल्यूएबल सजेशंस फॉर अस, ठीक है। थैंक यू सो मच।